हाय दोस्तों, कल कुछ इशू हो गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए वीडियो पूरी नहीं कर पाई थी। कल हमने और आपने यहाँ तक कर लेते अतीत के बारे में कैसे जाने। आज फिर शुरू कर देते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखे हुए पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। मतलब कोई भी पुस्तक को ढूंढे पढ़ो तो अपन को पता चल ही जाता है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपियों के लिए ये प्रयुक्त होने वाला शब्द मैन्यूस्क्रिप्ट है। ये शब्द बहुत मोस्टली, ये आप इसे नोट्स कर लीजिए, ध्यान में भी रखिए। ये पूछा जाता है शब्दावलियों में कि शब्दावली मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब क्या है। ये शब्द का लैटिन शब्द सा है मैन्यू, जिसका अर्थ है हाथ से निकला हुआ। ये पांडुलिपि पर ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्रों में लिखी जाती थी। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़े ने खा लिया तथा कुछ नष्ट हो कर दी गई। मतलब अब ये वैसी तो कुछ है नहीं है, तो बनी रहेंगी। वो भी पत्ते की हैं, बहुत टाइम हो गया तो वो नष्ट हो ही जाएंगे। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। ये पांडुलिपियाँ मंदिर और बिहारों, मतलब बिहारों का मतलब भी ऐसी जगह जहाँ पूजा पाठ होता था में होती हैं। इन पुस्तकों में होता क्या है, धार्मिक मान्यता एवं व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा वैज्ञानिक आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मतलब इतिहास की जो बुक्स मिलती हैं उनमें होता क्या है, मतलब क्या लिख रहता है। आप जैसे धार्मिक की चीज़ें लिखी रहती हैं, धार्मिक की मान्यता और व्यवहारों, राजाओं की जीवन शैली, औषधियों तथा विज्ञान के लिए और अन्य विषयों पर चर्चा की जाती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, जैसे हम। और वैसे जो ऋषि थे, पंडित थे, बड़े बड़े वे संस्कृत का थे। हम अभिलेख का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण मिलते हैं। पत्थर पे और धातुओं पे मिलते हैं। कभी कभी शासक अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। मतलब इसलिए कि डिसिप्लिन, मतलब जैसे अपना संविधान है, संविधान में बना के ऐसा ही करना चाहिए। मतलब पहल का संविधान यही होते थे जी अभिलेख ही, इनका ही पालन होता था। जिनमें से राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्रियों पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाया। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेख जो है रख सकते। मतलब पहले के राजा भी अपना परचम फैलाया करते थे कि हमारा बहुत बड़ा परिचय, हमारा नाम हो सब हो, कि मतलब वो राजा बहुत शक्तिशाली है। उसने वहाँ युद्ध के, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने कलिंग का युद्ध के बारे में पता चला कि उसने अभिलेख में लिखा था। तभी तो हमें और आपको पता चला कि उसने कलिंग के युद्ध के बाद ही युद्ध छोड़ दिया। उसने देखा कि वहाँ बहुत खून खराबा है, बहुत संहार होता है, इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं है, इसलिए छोड़ दिया। उसने अपने एक अभिलेख में ही तो लिखा, तभी तो हम लोगों को पता चला। नहीं हमें लोगों को कैसे पता चलता। इसलिए यही कहते हैं, वो अपनी विजयों, अपना कुछ भी नियम व अनुशासन की सब चीज़ें इसमें लिखते थे। पहल का संविधान भी अभिलेख था और उनका विजय ऐश्वर्या का भी सब कुछ था। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ होते हैं। अब ये बता सकते, क्योंकि पहले तो वो नष्ट नहीं होते हैं, पानी बरसता है तो, और दूसरे कि वो बने रहते हैं पत्थरों पर, उनकी लिखावट नहीं दिखती, और तीसरी कि मतलब उनमें कोई खरोच नहीं आती, जैसे लिखा है वैसे ही होता है। ऐसे कारण क्या क्या कठिनाई आती है। मतलब अब लिखवाने तो कठिनाई आएगी, ये तो नहीं है कि अपन कॉपी और पेंसिल लेकर लेते हैं, उसमें हथौड़ों से लिखवाना पड़ता है, हथौड़ियों से बहुत टाइम भी लगता है ऐसी चीज़ों में। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। मतलब पुरातत्वविद क्या होता है, जो पुरातत्वों को, जैसे पुरानी चीज़ों का, पुरानी वस्तुओं को धरती में से उखाड़ कर, पृथ्वी से में निकाल कर उसका अध्ययन कर रहा है, उसकी अध्ययन करके आप उनको जानकारी दे रहा है, तो वही पुरातत्वविद है। पुरातत्वविद
पत्थरों ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन का तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की पकी मिट्टी तथा कुछ धातुओं की बनी हो सकती हैं। और ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने के वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों भी ढूंढते हैं, मतलब ढूंढते उनकी भी जानकारी, इनमें क्या वो हड्डी क्या खाते थे इनमें। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे, और क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते तो वे जली हुई रूप में बचे रहते थे। चलो आपको इधर देखो जो लिखा है कि इधर से देखो यहाँ ये जी पहल का पात्र है, घड़ा है, ये शायद इसमें पानी भरा जाता होगा यार। और ये पहल की मुहर है, और ये शायद कोई नहीं था। जैसे हम आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं उसमें अच्छे से बता भी रहे, इसलिए आप प्लीज़ इसे लाइक तो कर दिया करो प्लीज़, और हम तो समझ जाएंगे ना हाँ अच्छा लगता है आपका, या कुछ कमेंट भी कर दिया कि हाँ अच्छा है। अगर कुछ दिक्कत तो आप बताइए कि ऐसे नहीं ऐसा पढ़ाओ। क्या पुरातत्वविदों को बहुत कपड़ों के बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? अभी तो पता चलेगा। पांडुलिपियों, अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रिया स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब इन सब चीज़ों को पुरातत्व स्रोत कहते हैं, मतलब जो चीज़ें निकलती हैं पुरानी। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। अब अतीत का जो प्राचीन समय की चीज़ों का अध्ययन करता है उन्हें ही इतिहासकार कहते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। मतलब हो जाता तो हो ही जाता है। जैसे अपन को कुछ चीज़ पता चल जाए तो अपन का भी मन होता है चलो अच्छी चीज़ें अपन के पूर्वज क्या थे। जैसे अपन कहानी नहीं सुनते कि हमारे बाबाओं ने ऐसा किया, दादाजी ने ऐसा किया, तो कितना अच्छा लगता है। ऐसा ही एक इतिहास है। इतिहास कभी रटा नहीं जाता है, रुचि से पढ़िए, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो उन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करता है। अतीत एक है या अनेक है, मतलब ये सुनिए, ये अब ये हेडलाइन है, अतीत एक है या अनेक है। अब बस कुछ नहीं करिए, आराम से सुनते रहिए। ये आपके साथ किताब है, इसमें कोई नोट वोट्स नहीं बनाना। बस इसका ये एनसीईआरटी क्यों पढ़ी जाती है पता है आपको? ये आपको बताएं कि एनसीईआरटी पढ़ने का लाभ क्या क्या है, हम बताएंगे जब एक आध दिन वीडियो बनाएंगे उस दिन बताएंगे। फिर भी ये अपने जो अपन को इतिहास पढ़ने की रुचि पैदा करता है, और अपना जो स्लो बहुत वो होता है वो अपनी जड़ मजबूत करता है एनसीईआरटी, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? दिया ही होगा। यहाँ अति शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के लिए जीवन से बहुत भिन्न था। मतलब है ही, जैसा कि हम आज भी देखते हैं। उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। मतलब ऐसा आज ही नहीं है, जो आज हो रहा है वो कल भी हो रहा है, बस थोड़ा है आधुनिकता आ गई आज में, और कुछ नहीं। पहले के तो इतने होशियार लोग थे, इतने समझदार, इतनी डेवलपमेंट थी पहले की सब सिंधु सभ्यता में। वहाँ ऐसी नालियाँ बनाई गई कि उनमें मैन होल बनाया गया। मतलब कोई नाली में कचरा जमा हो जाता था तो उसमें निकल जाता। आज के ज़माने में तो ऐसा गाँव में कुछ है भी नहीं है। पहले के जैसे लोग थे, पहले के बहुत आधुनिकता में जीते थे, यहाँ पे थे, पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते थे। इस तरह के भेद अतीत में विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है कि उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखता था। मतलब वो तो रखता ही था कि यही कारण है कि
अब हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी खुद जानते हैं, जबकि शिकारी देखो कौन कौन भी बेचारे गरीब थे, लिखवाने में बहुत रुपया खर्च होता है, बहुत श्रम। मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा आम आदमी प्रिय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते ना, उन्हें बहुत से लोग लगते हैं, मूल्यवान पत्थर ढूंढो, फिर उन्हें लिखने के लिए आदमी चाहिए, इतना अब उनके पास कहाँ है। जैसे हम भी तो मिडिल क्लास के हैं, तो ये भी मिडिल क्लास के थे। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब क्या है, देखो अब ये हेडलाइन है। अगर कोई अब आपको ऐसा फील हो रहा हो ना हमारे साथ कि मतलब मैं खुद ही बुक्स पढ़ रहा हूँ, ऐसा ही होगा। तो बुक्स नहीं है तो आप इस साथ पढ़ सकते। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी समय का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसाई मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, मतलब जन्म के पूर्व पीछे का सभी तिथियां ईसा से पहले के रूप में मानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व तिथियों का उल्लेख करें। मतलब जैसे कि 2000 आया होगा, वहाँ चलो ईस्वी का जन्म हुआ, तो अब 2001 चलेगा तो ईस्वी होगा, है ना। अब 2000 के पीछे चलो 1900, तो 1900 ईसा पूर्व, ऐसा हो गया। आगे समझ में आ ही गया होगा थोड़ा। देखो है यही सही है ना, हाँ ठीक है। अब देखो इतिहास और तिथियाँ, ये देखो अंग्रेजी में BC, मतलब हिंदी में BC को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ईसा पूर्व है का तात्पर्य है बिफोर कास्ट, मतलब ईसा पूर्व से। चलो BC है तो मतलब ईसा पूर्व। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, मतलब हिंदी में ईस्वी लिखा जाता है। एनो डोनिक नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, मतलब उनके जन्म के वर्ष से शब्दों से बना है। इसका कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BC का प्रयोग होता था। C अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BC का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कैलेंडर का प्रयोग समान हो गया। भारत में तिथियां करते के रूप में प्रयोग लगभग 2 वर्ष पूर्व से आरंभ हुआ। कभी कभी अंग्रेजी के BP भी प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य फोरकास्ट परिवर्तन है। अनंतर मतलब अनंतर, इसमें अनंतर देख लो। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि अभिलेख कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्षों पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ। समय के साथ साथ अभिलेख में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका था। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था। इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकलेगा कि एक प्रक्रिया का दौरा लगाया जा सकता है। इस प्रकार के अज्ञात लिपियों को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। यहाँ लगभग 5000 वर्ष पूर्व राजा रानी थे। यहाँ चलो देखते हैं। यहाँ मिस्र के उत्तरी तट रोसेट्टा नामक एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसे उत्कीर्ण पत्थर मिलता है जिस पर एक ही लेख तीन भिन्न भिन्न भाषाओं के यूनानी, मिस्र और लिपि के 2 प्रकारों में। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजा तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में लिखवाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्र के संकेतों को अलग अलग रखते हुए मिस्री अक्षरों की समर्थन ध्वनियों की पहचान की। तुम देख सकते हो यहाँ L अक्षर
के लिए शेर था, ए अक्षर के लिए चिड़िया, मतलब ए रहा एल अक्षर, देखो ए रहा, यहाँ होता है एल अक्षर के लिए शेर, मतलब यहाँ मतलब चित्रात्मक शैली थी, चित्रात्मक देख लो। यहाँ बताया ऐसे कि एल अक्षर के लिए शेर, ए अक्षर के लिए चिड़िया, चिड़िया कहाँ गई, ये रही दो ए अक्षर के लिए, यहाँ चिड़िया चित्र बने थे। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया सॉरी पता नहीं क्या हो रहा गले में, के लिए विभिन्न अक्षर जिनके लिए प्रयुक्त हुए हैं तो वे आसानी से अनभिलेख को कोई पढ़ सकते, मतलब चित्रात्मक से पता चल गया था ऐसे। आज तक ऐसे कल उनको क्या पढ़ना है, तो कल इसी पार्ट के क्वेश्चन, मैंने बोला था ना पहले समझना है फिर क्वेश्चन, इसी के लिए आंसर पहले से मैंने किया हुआ है, फिर आपके साथ भी करूँगी। यहाँ इतना तक पढ़ेंगे अपन। थैंक यू हमारे लिए इतना समय निकालने के लिए, और बहुत अच्छा किया। यहाँ देखो इतना बाँ एक प्राचीन नगर से प्राप्त है, इस तरह है कि पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष, मतलब 4700 वर्ष पूर्व हुआ। दायपुर चांदी का सिक्का है, इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 ईसा पूर्व होता है। पहला सिक्का कौन सा चला था, पंचमार्क सिक्का, आयत सिक्का चला था, आयत। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इसे अच्छे से इतना टाइम निकाल कर ज़रूर पढ़िएगा। इतने में पढ़ने में आपको बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा। आपकी एनसीईआरटी कवर करूँगी, पक्का ज़रूर करूँगी। थैंक यू।